हेलो दोस्तों, आईआरएफसी के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मई 25 थर्सडे को रिजल्ट्स आने वाले हैं। पहले ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि 24 मई को रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अभी एक दिन पोस्टपोन 25 में यहां पर हो गया है। ऑलरेडी जो फाइनेंशियल ईयर 23 है, एक इंटरिम डिविडेंड आ चुका है 80 पैसे का, और फाइनल डिविडेंड हमको उस दिन पता चलेगा कि कितना डिविडेंड हो रहा है। अगर हमको कंपेयर करना है तो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, ₹1.40, ₹1.40 का डिविडेंड आया था। तो क्या ₹1.40 से ज्यादा डिविडेंड आएगा या नहीं, हमको 25 मई को डिटेल्स और जानकारी मिलेगी। आईआरएफसी को समझते हैं, बिजनेस क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत कंपनी आती है। 86% गवर्नमेंट की ओनरशिप है और रेलवे का ये बोरोइंग आर्म है। अब इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए, ये है रेलवे, भारतीय रेलवे, जहां पर हम वंदे भारत से लेकर लोकल ट्रेन से लेकर हम सफर करते हैं। यहां रेलवे की फाइनेंसिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले तो इंटरनल रिसोर्सेस, जैसे आप टिकट खरीदते हैं उससे रेलवे की कमाई होती है। फिर उसके अलावा मालगाड़ियां होती हैं, उससे रेलवे की कमाई होती है। उसके बाद गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे बजटरी सपोर्ट मिलता है। तो वो एक दूसरा तरीका हुआ रेलवे की फाइनेंसिंग का। और जो तीसरा तरीका है जहां पर आईआरएफसी आती है, वो है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। देखिए, समझ लीजिए रेलवे को पूरे साल में ₹100 की जरूरत है, तो इंटरनल से समझ लीजिए ₹10 उनको मिला, बजटरी सपोर्ट से समझ लीजिए ₹60 मिल गया, तो ₹70 हुए। तो जो ₹30 जो है, रेलवे का एक बोरोइंग आर्म है। अब वो ₹30 के लिए मार्केट से जो रेलवेज हैं वो पैसा इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने का मतलब है यहां बॉन्ड्स या अन्य तरीकों से ये पैसा रेज किया जाता है, और ये काम कौन करता है? आईआरएफसी करता है। तो इसीलिए रेलवे का जितना एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, आईआरएफसी की उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। लेकिन अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, आपको मैं समझाता हूं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो जस्ट खत्म हुआ है, रेलवे का बोरोइंग टारगेट था 66,500 करोड़। मतलब आईआरएफसी को एक तरीके से टारगेट मिला था कि इतना आपको बोरोइंग आपको मार्केट से करना है। लेकिन बाद में रिवाइज होते होते ये कम हो गया 48,500 करोड़। इनफैक्ट आईआरएफसी एक तरीके से एनबीएफसी आप मान सकते हैं। और जनरली अब जब भी हम किसी भी फाइनेंस कंपनी या बैंक्स को भी हम एनालिसिस करते हैं, तो हम वही देखते हैं ना कि जितना ज्यादा उनका एसेट्स बढ़ते रहे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे बजट बहुत बड़ा आया है, 2.45 लाख करोड़। और ये जो दूसरा पार्ट है बजटरी सपोर्ट, ये ही 2.5 लाख करोड़ के आसपास में आ जा रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस की जरूरत इस साल पड़ती है या नहीं पड़ती है, क्योंकि रेलवे ने ऑलरेडी बहुत ही बड़े खुद के टारगेट सेट किए हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। अब 25 मई को जब रिजल्ट आएंगे, तब हमको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है फाइनल रिजल्ट के समय में कि बोरोइंग का क्या टारगेट आईआरएफसी की तरफ से होने वाला है। पिछले साल ज्यादा टारगेट था, लेकिन कम में वो रिवाइज हुआ। और इस साल अभी तक कुछ आइडिया, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है, तो अभी तक जो रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या जरूरत है या नहीं है। जरूरत पड़े तो ही आईआरएफसी की जरूरत है ना, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो आईआरएफसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब कम हो सकती है। तो ये हम 25 मई को देखेंगे। बाकी रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, अभी तक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं। 20,000 करोड़ की इनकम फाइनेंशियल ईयर 22 में हुई थी। अभी 9 महीनों को अगर आप देखेंगे तो अच्छे 17,660 करोड़ की इनकम हो चुकी है। प्रॉफिट्स भी आप देखेंगे, जिस तरीके से ट्रेंड लग रहे हैं कि प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए, पूरे साल में 6,090 करोड़ के प्रॉफिट थे, और अभी अप्रैल से दिसंबर 2022 में 5,009 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट हुए हैं। और अभी जनवरी, फरवरी, मार्च के रिजल्ट आएंगे तो ये नंबर्स जो है बढ़े, यही इन्वेस्टर्स उम्मीद कर सकते हैं। एयूएम, जिस पर मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं, 4.29 लाख करोड़ का था। अभी 9 महीनों में बहुत ज्यादा एयूएम बढ़ा नहीं है, 4.48 लाख करोड़ हुआ है। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये 2020 फाइनेंशियल ईयर में एयूएम और छोटा था, 2.7 लाख करोड़। एयूएम 20-25% के हिसाब से तब बढ़ रहा था, लेकिन ये 9 महीनों में एयूएम जो है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, वो बढ़ा नहीं है। बोरोइंग्स जो है वो भी यहां कम हुई है, जिसका थोड़ा यहां पर इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। बाकी जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये एक एनबीएफसी है जो कि 0 एनपीए है।
जब भी हम बैंक या एनबीएफसी एनालिसिस करते हैं हम एनपीए को भी देखते हैं ना, आईआरएफसी में कोई एनपीए नहीं है क्योंकि यहां पर एक ही कस्टमर है, वो है इंडियन रेलवेज। तो इसीलिए बोरोइंग्स को हमको देखना है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है 25 मई को। और गवर्नमेंट का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में टारगेट है, यहां क्या एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के बारे में आइडिया आता है वो हमको मैनेजमेंट कमेंट्री में पता चलेगा। एयूएम ग्रोथ बहुत खासा अभी नहीं हुआ है अगर हम 9 महीनों की बात करें तो, लेकिन जनवरी से मार्च बहुत कुछ नए नंबर्स आ सकते हैं तो उनको हम देखेंगे। बाकी 25% का एयूएम ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 2022 दिसंबर तक रहा है। यहां पर जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट हाइक का भी उनको इंपैक्ट नहीं है क्योंकि पूरा कॉस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को वो पास ऑन कर पाते हैं। रिस्क में अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन रिस्क है, पूरा एक्सपोजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है और यही एजम्पशन है कि रेलवेज है, गवर्नमेंट है, तो यहां पर कोई भी जो डिफॉल्ट या वैसी संभावना कम है। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट है अगेन। और जो दूसरी चीज ध्यान में रखने जैसी है वो है मार्जिन, जो कि लगभग 1.5% के आसपास में। मार्जिन का मतलब होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब चूंकि रेलवे ही कस्टमर है तो, और चूंकि एनपीए की भी संभावना कम है कस्टमर बेस, तो यहां पर मार्जिन स्टेबल रहते हैं। लेकिन जनरली हम जब बैंक्स का एनालिसिस करते हैं, समझ लीजिए किसी बैंक के एनआईएम 2% है और समझ लीजिए 2 साल में उनके एनआईएम बढ़ के 2.5, 3, 3.5, 4% हो गए, तो हो सकता है मार्केट भी उनको रिकॉग्नाइज करे। किसी बैंक के हो सकते हैं एनआईएम 3% है, 3% से गिर गिर कर 1% हो जाए तो बहुत ही नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, लगभग वही 1 से 1.5% के आसपास में मार्जिन रहेंगे। लेकिन अगेन मार्जिन ये 1.5% या 1.4% से नीचे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव उनको देखा जा सकता है। और अगेन अभी तो नहीं है लेकिन भविष्य में चूंकि 86% गवर्नमेंट का यहां स्टेक है तो गवर्नमेंट डाइल्यूशन का भी यहां एक्सपेक्टेशन रह सकता है। अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे 33.5 जो कि बिल्कुल बुक वैल्यू के पास में है, तो अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे आईआरएफसी का तो ये 1.1 है। पिछले अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा ऊपर गया है, नहीं तो यहां पर 0.8 का प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ है। लेकिन एक और चीज यहां पर समझने जैसी है कि उनके आईपीओ को आए हुए 5 साल भी नहीं हुए, इनफैक्ट 3 साल भी नहीं हुए आईपीओ। जितना मुझे याद आता है जनवरी 2021 के समय में आया था और उस समय में प्राइस टू बुक 0.8 उनको मिला हुआ था। अभी मार्केट ने थोड़ा ऊपर का प्राइस टू बुक 1.1 के आसपास में दिया हुआ है। अब मार्केट रिजल्ट्स को देखेगी कि किस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, फ्यूचर के बोरोइंग के नंबर्स आ रहे हैं और किस हिसाब से ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद से हमको नए डेटा से नई चीजें पता चलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रीव्यू से वैल्यू मिली होगी दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड स्टॉक भी है। जब हम आईआरएफसी की बात कर रहे हैं, क्या लास्ट टाइम के डिविडेंड से इस बार ज्यादा होगा या बराबर होगा, आपके क्या व्यूज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।